हेडिंग डालिए आर एनवायरमेंट। चलिए आइए, अर्थ, अर्थ के चारों ओर है एटमॉस्फेयर। हाँ जानवी, एक मस्त क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस से आंसर देना, ठीक है? आप रहते हो यहां पर इंडिया में, आप इस एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हो, अर्थ घूमती है, अर्थ के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर भी घूमता है नहीं घूमता? क्या लगता है? हाँ सोच लो। हाँ भाई कनक, कनक से पूछते हैं, आज नई बच्ची अपने पास आ गई। कनक, अर्थ घूमती है, अर्थ के साथ इसका एटमॉस्फेयर भी घूमता है क्या? हाँ, ये एटमॉस्फेयर नहीं घूमता। अब सोचो इंडिया वाले ये हैं, इधर देख जानवी, और यूएसए यहां पर है, यहां का वेदर बहुत क्लीन है, हमने यहां पे मचा दी भसड़। अब अर्थ घूम गई और हम घूम करके आ गए यहां पर, यूएसए वाले पहुंच गए ये, फिर हमें गालियां देंगे ना कि हम तो इंडिया वाले एनवायरमेंट में आ गए। अर्थ के साथ साथ उसका एटमॉस्फेयर भी घूमता है, ठीक है? कॉमन सेंस लगाओ। कभी सुना है कि यार आज इंडिया का एनवायरमेंट वहां चला गया न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क वाले राष्ट्रपति ने इंडिया को गालियां दी कि सालो तुमने इतना पोल्यूशन करा, आज हम सांस नहीं ले पा रहे। दिल्ली का पोल्यूशन कहीं और निकल जाए, वो दिल्ली में रहता है ना। तो आपकी अर्थ के साथ साथ ये एनवायरमेंट भी घूमता है। ऐसे अर्थ अगर यूं घूम रही तो एनवायरमेंट घूमेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम कनाडा के एनवायरमेंट का मजा ले रहे हो ऐसा थोड़ा ना होता है चलिए आइए, इसलिए मैंने कहा कॉमन सेंस से आंसर देना है, लॉजिक में सोचो ना। ले सकते थे ना कनाडा के एनवायरमेंट का, यहीं बैठे बैठे अमेजोन के जंगलों का के एनवायरमेंट और सब कुछ, चेरा पूंजी के पानी वानी सब देख लेते। चलिए, तो पहली बात ये कि आप जहां पे रहते हैं अर्थ में, यह पूरा का पूरा है एटमॉस्फेयर, समझना मेरी बात। इस एटमॉस्फेयर, आप यहां रहते हैं, इस एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, ये देखिए, आप जो भी पॉल्यूशन करोगे, यहां पे छेद हुआ तो यहां पे जो भी होगा वो सब यहां होगा, ये कहलाता है आपका एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट? इट्स अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू विच वी इंटरैक्ट। पूरा एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं, आप जो करते हैं उसका फर्क वहां पड़ता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एनवायरमेंट। क्लियर? बना लीजिए इसको। इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? आर एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट, ठीक है? वो हमारे साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं घूम करके तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। चलिए साहब, ये बात तो हो गई दूसरी। अब जो हमारा एनवायरमेंट है, इसमें, इस एनवायरमेंट में कितने तरह की चीजें हैं? दो तरह की चीजें हैं, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। अब आप इस पूरे एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो इंडिविजुअल सिर्फ अपने आसपास यहां वाले की बातें करेगा। मैं यहां पे बैठे बैठे पंजाब का एनवायरमेंट अकेला नहीं बिगाड़ सकता, समझ रहे हो? तो वो वाली बात है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दो तरह के आपके पास कंपोनेंट मिलते हैं इस एनवायरमेंट में। तो आपके लिए इसको एनवायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा और करा, इतना, और इस हिस्से को कहा गया इकोसिस्टम। ये अब मैं जो हूं, मैं सिर्फ यहां हूं, मैं दिल्ली का हूं, तो मेरे लिए ये मेरा इकोसिस्टम हो गया। और इस एनवायरमेंट का जो हिस्सा है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जिसको आप इकोसिस्टम कह रहे हो, इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। लिविंग को बायोलॉजी की भाषा में बायो कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक। तो बेसिकली हम कहें कि इकोसिस्टम किन दो चीजों से मिलकर के बना है, बायोटिक और एबायोटिक।
बायोटिक वो जो लिविंग है और एबायोटिक वो जो नॉन लिविंग है। क्लियर है? क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब बायोटिक में कई सारी चीजें हैं, बायोटिक में कई तरह के लोग हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मैं रोटी पकाने की बात नहीं कर रहा, क्लियर? मैं बात कर रहा हूं फोटोसिंथेसिस की। तो ऑटोट्रॉफ भी होंगे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, पढ़ा है आपने। एक वो जो इन पे डिपेंड होते हैं, हेट्रोट्रॉफ, और एक वो जो हेट्रोट्रॉफ को मार के खा जाते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। या यूं कहो कि हेट्रोट्रॉफ भी कई टाइप के होते हैं। अब इसमें भी कई टाइप के होते हैं। इसमें आपके पास हो सकते हैं कार्निवोरस हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं, ओमनिवोरस हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे वल्चर जो मरे हुए को खा लेता है। डिकम्पोजर्स, ये अलग चीज आती है, बात करेंगे हम डिकम्पोजर्स पे भी। तो ये क्या है आपके बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन है? लाइट, एयर, वाटर, ग्रास, सॉइल, पत्थर एंड ऑल। तो इस तरह के हमारे पास कंपोनेंट है। अब यहां पर अगर हम, अब मैं आपसे नोट शेयर करता हूं तो एक एक करके हम इसको रिलेट करते चलते हैं। पहले ये लिख लेना जिसको भी लिखना है। चलिए साहब, ये हमने छोटी मोटी हमारी नॉलेज आ गई। अब हमारे चैप्टर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज एनवायरमेंट? तो आंसर है ऑल ऑर्गेनिजम्स। देख सकते हैं आप नोट्स में, आप सुन सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग विद हुम वी इंटरैक्ट। भाई ये हमारा एनवायरमेंट थोड़ा ना है यार, ये तो यूएसए वालों का है, हमारा थोड़ा ना है, हमारा ये वाला है। क्लियर? समझ में आई बात? हाँ, तो all organisms as well as physical surrounding with whom we interact form a part of environment. आगे बात करता है distinguish between biodegradable and non biodegradable pollutant. अब हमारी आदत क्या है कि जो इस इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दो चीजें हैं। तो लिविंग वाले जो होते हैं ये इस एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, और जिन वो फैक्टर जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, पॉल्यूटेंट है। स्मोक ज्यादा हो गया, पॉल्यूटेंट है। तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट है? दो तरह के पॉल्यूटेंट है हमारे पास। एक है बायो डिग्रेडेबल। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहां पे ये वर्ड आ जाए समझ जाना वो चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं जहां बायोडिग्रेडेबल आ जाए तो अच्छे से पढ़ करके याद कर लेना। बोरिंग लगता है बट याद कर लेना, वही पूछा जाता है। क्योंकि हम लोग बायोडिग्रेडेबल चीजों की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा सामने, हेवी सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सपोज करो ये वो चीज है जिससे एनवायरमेंट आपका पॉल्यूटेट हो रहा है। आपने कुछ ऐसा जुगाड़ करा और इसको इस चीज में चेंज कर दिया, यह आपके लिए नॉन टॉक्सिक है और आपके पास नॉट अ पॉल्यूटेंट एनीमोर। तो इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और इसको इसमें चेंज करने के लिए आपने लिविंग सिस्टम का यूज करा है, यानी कि आपने बैक्टीरिया, फंगस, किसी का भी यूज करा है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको नॉन टॉक्सिक और नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लिविंग सिस्टम लाइक बैक्टीरिया, क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप किसी भी ऐसी चीज में चेंज नहीं कर सकते, रिसाइकल कर सकते हो सिर्फ कि वो आपके पास में पोल्यूशन ना करे। कोई लिविंग प्लास्टिक खा के राजी नहीं है,
तो एनवायरमेंट में पड़ी की पड़ी है। अब जैसे कोई गाय मर गई, कोई कुत्ता मर गया पार्क में, तो क्या पूरी जिंदगी पड़ा रहता है? नहीं, उस पर बैक्टीरिया लग जाता है, वो बैक्टीरिया को खा खा करके उसको खत्म कर देता है। तो गाय जो है वो आपकी बायोडिग्रेडेबल, गोबर बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बट प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि कोई भी लिविंग सिस्टम इसको ऐसी फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहा है जो एनवायरमेंट को पॉल्यूशन ना करे। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बार देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉन पॉइजनस, ये बात है, ऐसा नहीं कि डिकम्पोजिशन, और जो ये काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजर। ठीक है, pollutant that can be decomposed into non-poisonous or harmless substance by biological process are said to be biodegradable pollutants या substance. For example, domestic sewage, cloth, कपड़े कहीं पड़ गया तो वो पोल्यूशन नहीं कर रहा, उसको वो फटफट करके पूरा मिल जाता है। टेंट वाले तो अपनी पूरी दरिया की दरी पूरी गली में बिछा देते हैं, जिनको फेंकनी नहीं पड़ती, तो धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़े करके वो एनवायरमेंट में चली जाती है। ओके, और क्या है? पेपर, वुड, कैटल डंग, लीव्स, पत्तियां और कॉटन। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए आगे एग्जांपल देखिए, कैंस, ठीक है, जो पेप्सी वाली कैन आती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं इतनी बात करके, क्योंकि कई बार आपको एक दे देगा 8-10 कुछ दे देगा लिख करके, पहचानो इसमें कौन बायोडिग्रेडेबल है कौन नहीं है। तो कैन उसमें जनरली दिया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक, मरकरी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगा एक, ठीक है। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी जो है पहले गेहूं और चावल की फसलों में जो कीड़े लग जाते थे उनको मारने के लिए यूज होती थी एज ए इंसेक्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड, बट वो फसलों से निकल करके हम लोगों में बढ़ने लग गया तो उसको बैन कर दिया। क्लियर? बात करूंगा डीडीटी की भी आगे। ग्लास, आर्सेनिक, सिल्वर फॉइल एंड रेडियो एक्टिव वेस्टेज, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा मेन मुद्दा आ गया कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज अ सेगमेंट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग्स themselves and their surrounding, interacts themselves and with their non-living environment. For example, गार्डन। अब आपसे बोले कि आप ये कैसे कह सकते हो कि गार्डन जो है एक इकोसिस्टम है, तो आपको क्या लिखना है? आपको पूछ रहे हाउ कैन यू से गार्डन इज अ इकोसिस्टम, तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि इसमें लिविंग कौन कौन है और नॉन लिविंग कौन कौन है, खत्म। जैसे गार्डन में बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन है? ट्रीज, ग्रास, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और अक्षत, ये भी तो बैठा हुआ है पार्क में, लिविंग, तो ये सब है। और एबायोटिक विंड, लाइट, मिट्टी, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। मिल गया? हम कह देंगे सिंस गार्डन हैज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, हैज गार्डन इज अ इकोसिस्टम। ओके, अच्छा, वाटर ड्रॉप, क्या पानी की एक बूंद इकोसिस्टम है? भाई पानी की एक बूंद के अंदर बैक्टीरिया भी तो हो सकते हैं, पानी की बूंद जहां से भी निकलेगी उसमें बैक्टीरिया मिलेगा। इस पानी की एक बूंद में न जाने कितने बैक्टीरिया होंगे, तो ये हो गया लिविंग। उसमें बाहर निकल जाएगा तो उसमें भी आ जाएगा। और पानी अपने आप में क्या है? एक एबायोटिक है, तो बन गया एक इकोसिस्टम। एक्वेरियम, अच्छा मछलियां होती, तू भी तैर ले उसमें। ओके, तो इकोसिस्टम दो टाइप का है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब आपको पता है नेचुरल में आ गया पॉन्ड, गार्डन, फॉरेस्ट, ये सब, और आर्टिफिशियल जो हमने बनाया एक्वेरियम। और बताओ क्रॉप फीड, हाँ आर्टिफिशियल याद रखना, ये नहीं आएंगे दिमाग में। क्रॉप फीड, एक्वेरियम,
पार्क, ठीक है। चलो साहब ये है, ये सब ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपके पास लिविंग सिस्टम है, इसमें दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है, आइए तो ये हो गया। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक्वेरियम इज ए इकोसिस्टम? क्योंकि उसमें, हाँ बेटा, क्योंकि उसमें वाटर एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है और फिशेस एक लिविंग कंपोनेंट। बिल्कुल, पानी तो बैक्टीरिया भी हो सकता है उसमें। जब पानी की एक बूंद में बैक्टीरिया है तो फिर पूरी दुनिया में होगी ना फिर तो। चलिए ओके, तो बस इस तरह से आपको प्रूव करना है। अब आगे बोलता है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? प्रोड्यूसर्स आपको पता है, फोटोट्रोपिक एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्रोड्यूसर। ऑल फोटो सिंथेटिक लिविंग थिंग्स। अब जो इसको खा लेता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, और जब एक कंज्यूमर मर जाता है तो ये जाता है हमारे पास डिकम्पोजर्स में। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, ये किस तरह से इन्होंने करा है। ये कोई जगह है, क्लियर, यहां पे सॉइल है, मिनरल्स है और बहुत कुछ है। यहां एक प्लांट उगा और प्लांट बड़ा हो रहा है, तो क्या प्लांट ने ये मिनरल्स इससे नहीं ले लिए? ओके, आ गया। फिर इस प्लांट को खा लिया किसी ने, मान लो डीर ने खा लिया, धीर ने नहीं, डीर। तो क्या ये मिनरल्स इसमें नहीं चले गए सॉइल से वापस, और ये मर गया ससुरा। अब ये चला गया बैक्टीरिया के पास में, बैक्टीरिया ने इसको खा लिया और इसके टुकड़े करके किसी में दफना दिए, तो क्या ये मिनरल्स वापस सॉइल नहीं आ गए? इसलिए डिकम्पोजर्स जो ये मिनरल्स जाते हैं उनको वापस से भेज देते हैं सॉइल में। एक तो ये बात है। दूसरा, इन डिकम्पोजर्स को हम क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि जहां पे मरा हुआ पड़ा है तो वो थोड़े टाइम के बाद में हट जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो डिकम्पोजर्स बेसिकली क्लीनिंग एजेंट हुए। अब ऐसा नहीं कि तुम कपड़े प्रेस करवा लोगे इससे, एंड रिटर्न ऑल द मिनरल्स टू सॉइल। बात करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, नोट्स पे आइए। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स, क्लियर, दैट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखा, ऑर्गेनिक बोल दिया क्योंकि ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज C6H12O6। ओके, ग्लूकोज जो कि स्टार्च की फॉर्म में हमारे पास आती है, हम लोग सॉरी, जो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है उनमें, प्लांट्स में नहीं, स्टार्च की फॉर्म में। शिट, जो ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फिर हम उसको खा लेते हैं। जब चावल खा लिया उसमें स्टार्च है, आलू है, सब में स्टार्च होता है। ओके, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक दिस वन, ऑल ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए मैंने लिविंग थिंग लिखा, प्लांट नहीं लिखा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपका होता है। सबसे पहले इस अर्थ पे ऑक्सीजन किसने दी थी? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ने। चलिए कोई नहीं, कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर सारे हिट्रोट्रॉफ है ना। अभी कंज्यूमर्स भी इन्होंने बांटे हैं, इसमें भी हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, और टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है। अब कितने बांट दूंगा? प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जिसने प्लांट खा लिया, यानी कि कैसा होगा? हर्बीवोरस होगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। और जो इसको खा जाए, कार्निवोरस। और जो इसको खा जाए, टॉप कंज्यूमर, है ना। क्या बोलूं इसको, ज्यादा ताकत हो, आई डोंट नो क्या करूं, जो इसको भी खा जाए। तो इस तरह से हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। ना ना ना, डिकम्पोजर्स अलग चीज है।
उसको कंज्यूमर्स है ना, नहीं उसको वहां नहीं माने, डिकम्पोजर बिल्कुल अलग जाएगा, ठीक है। और तीसरा है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर सेप्रोट्रोप्स, जो मरे हुए को खा लिया, यहां पे मर गया है, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक नहीं खा सकता ना, तो चेन तो आपने यही खत्म कर दी ना। तो डिकम्पोजर्स आर सेप्रोट्रोप्स विच डिकम्पोजेस द ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो मर गया, जो पड़ा है उसका रिमेन्स है वो सबको। डिकम्पोजर्स लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। मैंने क्या वर्ड लिया? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब लिविंग मैटर। गाय मर गई, गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट बकरी बैल जानवर सब मर गया, कोई भी मर गया, तो वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया हमारे लिए। एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड फंगस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स? अब ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? भाई क्लीनिंग एजेंट है, रिटर्निंग द मिनरल्स बैक टू द सॉइल। अगर ये नहीं करेंगे तो सॉइल तो खराब हो जाएगी आपकी। तो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू द सॉइल आर यूज्ड वंस मोर बाय द प्लांट्स। फिर वहां पे दूसरा प्लांट उग जाएगा, फिर कोई दूसरा हिरण आएगा, डिकम्पोजर उसकी लगा देगा। चलिए, हैंस दे एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड रिटर्न्स द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स टू द सॉइल, एयर एंड वाटर, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट। मतलब मिट्टी की चीज मिट्टी में मिला दी उसने, खत्म। चलिए, व्हाट इज द फूड चेन? यहां से बात करते हैं, ये लिखना है, लिख लीजिए। अब बात करते हैं फूड चेन। वैसे आपको पता ही है, पर फिर भी मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा थोड़ा सा, और एक दो चीजें और मजा आ जाएगा तुम्हें। फिर कौन किसी को खाता है ये तो पता है ना तुम्हें? बदतमीज वरना कहते हैं कि आज हिरण ने शेर को खा लिया। चलिए, जो भी आपके पास प्लांट है, किसी जगह की बात कर रहा हूं, उस प्लांट को खा लिया, किसको खा? ग्रास ऊपर ने। समझते हो ना, ऐसे ऐसे करके चलता है। ग्रास ऊपर को कौन खाता है? मेंढक खा लेगा? तू खा लेगा? ग्रास ऊपर की बात कर रहा था। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक को कौन खाएगा? ठीक है, हॉक समझते हो? अबे ईगल लिख दूं? अबे यार तुम रहने दो, तुम ईगल ही लिखो, ई फॉर ईगल। ओके, तो बेसिकली कुछ बातें समझना। इसमें सबसे पहला फूड कौन है? फूड लेवल। फूड का लेवल कौन है सबसे पहले? यही है। इस फूड को बायोलॉजी में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये हो गया। अब ट्रॉफिक लेवल का मतलब फूड लेवल। दूसरा फूड कौन है? ये इसके लिए फूड है, ये इसके लिए फूड है, ये इसके लिए फूड है, ये इसके लिए फूड है। ये किसे मर गया तो ये भी तो फूड है, मरने की बात नहीं कर रहे, समझ रहे? तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये है तो फूड। कोई और ईगल को कोई मार के खा नहीं सकता, बट हमने यहां तक की बात करी, तो हमारे लिए यह हो जाएगा फिफ्थ फूड लेवल। ओके, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की। इसने किसी को खाया? नहीं खाया ना, इसने तो सन से एनर्जी ली है। अल्टीमेटली ये आपके पास फूड 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 है, तो इसको हम कहेंगे फूड की एक क्या बन गई? एक चेन बन गई। तो ये हमारे लिए हो गई एक फूड चेन। ये हमारे पास फूड चेन है, ये एक जंगल में चल रही है। फूड में एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी आई कहां से? प्लांट के पास एनर्जी कहां से आई? जिसके लिए फूड बनाया, सन से। तो इस फूड चेन में एनर्जी देने का काम करता कौन है? सन। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज सन, लाइट। क्लियर? ओके, अब ये प्लांट सनलाइट से फूड बनाता है, क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो इसने तो किसी को नहीं खाया,
बट इसको कौन खा गया, तो ये कंज्यूम करा इसने, तो ये कहलाएगा फर्स्ट कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी। तो अब आप ये समझ लेना, आपसे ट्रॉफिक लेवल पूछा है, आप इसी यही चेन बना करके बोल दे, ग्रास ऊपर इज अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट कंज्यूमर कौन है, फर्स्ट कंज्यूमर, न कि ट्रॉफिक लेवल। कंफ्यूज मत होना, ये कैसा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शियरी, नर्सरी नहीं, और ये टॉप कंज्यूमर या फोर्थ बोल सकते हो। तो आपको ट्रॉफिक लेवल और कंज्यूमर में डिफरेंस पता लगा। चलिए बनाइए इसको, अब समझिए, अब 10% एनर्जी लो भी समझा देते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां से गणित चालू होगी। सन की जितनी भी एनर्जी देता है, एक प्लांट पर जितनी भी एनर्जी पड़ती है सन की, उसका सिर्फ 1%, उसका सिर्फ 1% प्लांट यूज करता है, और क्या बनाता है, उसकी ग्लूकोज बनाता है। तो सन का 1% एनर्जी, सपोज करो 10,000 जूल एनर्जी इस पर पड़ रही है एक सेकंड में, इसका 10%, इसका 1% यानी कि 100 जूल इसके पास आ गया। अब ये जो एनर्जी आती है, इस एनर्जी का यूज प्लांट खुद के बायोलॉजिकल सिस्टम में करता है, उसमें भी रेस्पिरेशन चल रहा है भाई, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उसको भी पत्तियां हिलानी है, वो वाटर आगे लेके जाना है, तो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज करता है, जो कि फाइनली वो निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। तो 100 का 90% वो अपने खुद के काम के लिए रखता है, और जो बचता है उसका वो अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है। क्लियर? यानी कि इस एनर्जी का सिर्फ 10% इस ग्रास ऊपर को मिला, यानी कि इसको मिल गया 10 जूल। अब ग्रास ऊपर भी तो चलेगा, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो इसका भी 90% ये एटमॉस्फेयर में चला गया, और इसका सिर्फ 10% किसके पास गया, फ्रॉग के पास। कितना बचा, 1 जूल। फ्रॉग को भी तो उछलना कूदना है, ठीक है, तो फ्रॉग इसका भी 90% निकाल देता है, 10% पहुंचता है इसके पास। कितना आया, 0.1 जूल। बहुत ध्यान से सुना है, मजेदार बात बताऊंगा मैं। ईगल कितना पहुंचा, ठीक है, जूल। अब मेरी बात सुनिए, सब ये एनर्जी इधर जा रही है, इसको बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, कि बाद वाले को पहले वाले का सिर्फ 10% मिलता है, दैट इज एनर्जी फ्लो। ओके, सपोज करो एक प्लांट है, इसको खा लिया डीर ने, डीर को खा लिया लोयन ने, ये 100 जूल की एनर्जी इसके पास आ गया, 10 जूल इसके पास कितना बचा। तो एनर्जी के हिसाब से सबसे कमजोर कौन है, लोयन। क्लियर? अब लोयन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो शरीर बड़ा है, उसका 1 जूल से कुछ खास चल नहीं रहा, तो वो 1 हिरन मारेगा या 2 मारेगा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे। भाई शेर को अगर आप पालते हो, उसको मांस खिलाना है, तो क्या आप आधा किलो चिकन खिला करके उसकी जिंदगी निकाल दोगे डेली की? नहीं, समझ रहे हो? तो इसीलिए लोयन ज्यादा शिकार करके ज्यादा डियर मारेगा। सिमिलरली ईगल को जिंदा रहने के लिए ज्यादा स्नेक मारने पड़ेंगे। सपोज करो ईगल 10 स्नेक मारता है, तब उसका 1 दिन का गुजारा चलता है, तो इसी तरह स्नेक को कम से कम 10 का निकाल लो ना, उतना करके 5 फ्रॉग इसको मारने पड़ेंगे। फ्रॉग क्या एक ग्रास ऊपर से 1 दिन निकाल देगा? नहीं, तो ये और ज्यादा मारेगा, और ये इसका 10 जूल में नहीं चल रहा, तो ये और ज्यादा खाना खाएगा। आप जितना चलते हो, जितना मूवमेंट करते हो, उतना ही खाना खाते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ लोग फूडी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। तो ओवरऑल लोयन के पास
अब सोचो लोयन को कोई एक और है एक्स जो मार के खा जाता है, इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 0.01। इस एनर्जी से इसका कुछ चलेगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 मेंबर तक की होती है। वो बहुत ज्यादा हुआ तो 4 मेंबर, खत्म। उसके बाद 5वें मेंबर के पास इनफ एनर्जी है ही नहीं कि वो सरवाइव कर सके। समझ रहे हो? हाँ, कि सर लोयन को ज्यादा मारने पड़ेंगे, इसीलिए नेचर ने उसको ज्यादा ताकतवर बनाया, क्योंकि नेचर को पता है कि एक जून में इसका नहीं चल रहा, तो इसलिए इसको मारता है। तो ज्यादा से ज्यादा मांस खाने की कोशिश करता है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल पाए। क्लियर हो गया कि ओवरऑल एनर्जी धीरे 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 कम होती जाती है, और ये कहलाता है 10% लो। दूसरी बात सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज डियर ने थोड़ी सी चढ़ा ली और लोयन मार के खा गया? ऐसा नहीं होता कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाला काम नहीं है। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है। लिख लेना, एनर्जी फ्लो किधर से किधर होता है? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, उससे सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्सरी कंज्यूमर को होगा। कभी भी इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो। इसका क्या मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्नेक ने ईगल पकड़ लिया आज और फ्रॉग को गुस्सा आया, उसने स्नेक मार के खा लिया, और ग्रास ऊपर ने प्लांट इधर खा ले, तू ग्रास ऊपर, तू डेली मुझे खाता है, मैं तेरे को खा लूं। तो एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शनल, दैट इज प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर की तरफ जाएगा। और कितनी परसेंट एनर्जी मिलेगी? 10%। 90% एनवायरमेंट में चली जाएगी। सन का कितना परसेंट आया? 1%। तो ये हो गया आपका 10% लो, यूनि डायरेक्शनल फ्लो। और क्या वजह है कि एक फूड चेन में 3 या 4 मेंबर से ज्यादा नहीं होते? क्यों? क्योंकि एनर्जी हर एक स्टेप में 90% एनर्जी का तो लॉस हो रहा है। The loss of energy is so much that is not enough to survive the consumers, which is at 4th or 5th position. That is why there is only 3 or 4 maximum consumers या member in a food chain. कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां पर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं फिर।